Hi students, before we start the MCQ practice of alternating current, let us first understand few basic concepts. Let us go through all the formulas of this chapter very quickly. सबसे पहले alternating current होती क्या है? जिसकी करंट की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है और सिंस ये साइनसॉइडल ग्राफ होता है इसीलिए इस करंट को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस टर्म में करंट कौन सी है, ये वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज बेसिकली वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। दिस इज इंस्टेंटेनियस। सेकेंडली आई नॉट इज द पीक वैल्यू, जो ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर की साइड या सबसे हाईएस्ट वैल्यू मैग्नीट्यूड में नीचे की साइड होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और इसी को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बाद साइन टर्म के अंदर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप 2 पाई न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ऐसा यूनिट क्या क्या हुई? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, एचजेड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियंस पर सेकेंड, एंड देन करंट एम्पियर्स आपको पता है। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट को पहचानते कैसे? देखो, मैं 4 ग्राफ्स बना रहा हूं। सबसे पहली करंट की वैल्यू ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, नंबर 1। सेकेंड ग्राफ एक 0101 का ग्राफ ले लिया, डिजिटल टाइप ऑफ, अगेन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है ये। तीसरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। अब बताओ इनमें से कौन सी एसी है, कौन सी डीसी? अगर आप बोलते हो कि सर सबसे पहली वाली एसी है, दूसरी वाली का पता नहीं, और तीसरी वाली डीसी है, तो ऐसा है कि ये तीनों ही डीसी करंट है। दे ऑल आर डीसी करंट। कैसे? डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, सर्किट में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सो तीनों ही केस में ग्राफ में कोई भी नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है। ग्राफ में नीचे की साइड कोई भी नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है, और नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है दैट मींस दे आर ऑल डीसी। हाँ, ये बात अलग है कि ये फर्स्ट और सेकंड ग्राफ फ्लक्चुएटिंग डीसी का है और लास्ट ग्राफ एक कांस्टेंट डीसी का, बट है डीसी। एसी के केस में देयर विल बी अ नेगेटिव कंपोनेंट नीचे की साइड होगा। फॉर एग्जांपल एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसा, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हो सकता है, बिकॉज इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेगेटिव साइड में भी करंट है, एंड नेगेटिव साइड में करंट का मतलब कि करंट ने अपनी डायरेक्शन ही रिवर्स कर दी। सो अगर हम एक एग्जांपल लें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 314t, तो यहां से आई नॉट भी ना लेके हम यहां पे लेते हैं 7 साइन 314t। तो यहां से हम क्या क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट आई नॉट इज 7 एम्पियर्स, और हम ये बता सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 314 रेडियंस पर सेकेंड, जिससे आप ये निकाल सकते हो 2 इंटू 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई की जगह 3.14 एंड न्यू इज इक्वल टू 314, और यहां से ये भी बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। इजी। अब क्या हम सिर्फ करंट को ही ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वोल्टेज को, हम वोल्टेज को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी से और ई नॉट कॉस ओमेगा टी से। दोनों ही केस में वैल्यूज ऑल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। तो ये था बेसिक मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अब जो हमने एग्जांपल लिया था 7 साइन 314 टी का, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में आप आई नॉट पीक वैल्यू बता दोगे, आप टाइम पीरियड टी भी बता दोगे, आप 1 अपॉन टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी बता दोगे, और फ्रीक्वेंसी से आप 2 पाई न्यू लगा के आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बता दोगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि अगर किसी एसी को सर्किट में छोड़ते हैं तो व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट तो इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रह रही है एवरी सेकंड, हर सेकंड कितनी 50 साइकिल्स है इंडिया में। चलो 50 साइकिल्स एक बार बताओ, 50 साइकिल्स इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है, बाहर के देशों में कई बार 100 हर्ट्ज होती है। तो अगर 50 साइकिल्स के हिसाब से आपको एसी दी गई है तो एक सेकंड में करंट कितनी बार जीरो को टच कर रही है? एक साइकिल इसे कहते हैं स्टार्ट से मैक्सिमम से जीरो, फिर मिनिमम से जीरो। तो आप देख सकते हो एक सेकंड में वैल्यू 2 बार जीरो पे आई है, यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकंड। 50 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब हो गया 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कम से कम करंट 100 टाइम्स जीरो वैल्यू अटेन करेगी। नाउ
जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास एसी वैल्यू, एक एसी करंट दी गई है और आपसे पूछा बताओ इफेक्टिवली कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ओवरऑल, जिसको आप वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हो और इसको आप आरएमएस वैल्यू भी बोलते हो, ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आई नॉट अपॉन रूट टू से। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो तो इट विल बी यू नॉट अपॉन रूट टू। राइट, यहां तक इजी है। तो ये एसी के बेसिक थे। अब जरा सर्किट्स देखते हैं। एसी सर्किट्स आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। एक बार रेजिस्टर लगाया, सिर्फ रेजिस्टर और कुछ नहीं। एक बार कैपेसिटर लगाया है और एक बार इंडक्टर लगाते हैं। तीनों ही केस में हमने वोल्टेज सेम अप्लाई करी है और उस वोल्टेज की वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करती है उस करंट का ग्राफ, उस करंट की वैल्यू आती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स हमें यह पता चलता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब फेज डिफरेंस 0 हो गया और इसका ग्राफ करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? साइक्लिक वेक्टर्स के टर्म्स से हम करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू थी साइन ओमेगा टी इज लाइक दिस, कि ये हमारे वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज की वैल्यू, और दिस एंगल इज थीटा विच इज ओमेगा टी। वोल्टेज के ऊपर ही करंट ओवरलैप करेगा क्योंकि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नाउ सेम एसी को जब आप कैपेसिटिव सर्किट के क्रॉस फ्लो करवाते हो तो कैपेसिटर में करंट की वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि करंट कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री आगे फ्लो करती है। सो कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम इस तरीके का बनेगा। इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट हैज टू बी 90 डिग्री आगे, एंड this angle is omega t and this angle is pi by 2, and that is why the साइन के अंदर वैल्यू थी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। लास्टली जब आप सेम वोल्टेज को इंडक्टिव सर्किट L के अक्रॉस फ्लो करवाते हो तब करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। करंट पीछे होती है यानी कि वोल्टेज आगे होती है, और इस चीज को आप याद कर सकते हो बाय द टर्म आईपीएल, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है आईपीएल के हिसाब से। चलो आईपीएल आपको याद हो गया, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर वोल्टेज विच इज ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू नीचे की तरफ होगी, दिस एंगल बी पाई बाय टू, एंड करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। इजी। अब इन्हीं तीनों सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रेजिस्टेंस कितनी मिली सर्किट को, तो रेजिस्टेंस आर, यहां पे रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं और नाम चेंज हो गया रेजिस्टेंस से रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस था तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और अगर ये इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस है तो 1 अपॉन ओमेगा एल, है ना? वेरी गुड। आप में से जिसने बोला नहीं ओमेगा एल होता है, वेरी गुड। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 बाई सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई न्यू एल। ठीक है। अब जरा रिएक्टेंस वाली बात को फिर से करते हैं। एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के दो नाम हैं, एक है रिएक्टेंस और एक है इंपीडेंस। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस हम तब बोलते हैं जब कोई एक कंपोनेंट रहता है, यानी कि सिर्फ R, सिर्फ L या सिर्फ C, और इंपीडेंस तब बोलते हैं जब दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि LR सर्किट में, CR सर्किट में, LCR सर्किट में, एटसेट्रा। रिएक्टेंस के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंपीडेंस के केस में हर एक को इंपीडेंस ही बोलेंगे। ऐसा यूनिट सभी की ओम्स, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस के ही दूसरे नाम है एसी सर्किट्स के लिए। मूविंग ऑन, हमने इंडिविजुअली तीनों कंपोनेंट को लगाया था, L को, C को और R को, लेकिन अगर तीनों को ही हम सीरीज में लगा देते हैं तो इस सर्किट को कहेंगे हम सीरीज LCR सर्किट। और LCR सर्किट में मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इधर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर में टोटल वोल्टेज इज गिवन बाय अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे पता चली हमें?
इसके ग्राफ से, इसके फेजर डायग्राम से, फेजर डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे कि सबसे पहले रजिस्टर की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बनाया हमने ई आर, क्योंकि इसके और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं था। अब इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होती है ईसी। दैट मींस जो इतना पोर्शन बनेगा ये बन जाएगा हमारा ई एल माइनस ई सी, एंड हेंस नेट वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओ, चाहे आप वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेजर डायग्राम में साइक्लिक वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस हम यहाँ पे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई आपका रिजल्टेंट का आंसर बनेगा ये। अब यहाँ पे अगर हम सबको करंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में, तो करंट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और आपके पास नेट रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहां से आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, रेजोनेंस का। रेजोनेंस को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं, और हम इसी सर्किट में एक और एक नाम डाल देते हैं, व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब मैक्सिमम करंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि जब सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगी तो मैक्सिमम करंट, और ऐसा कब होता है, जब Z की वैल्यू R हो जाती है, और Z की वैल्यू R तब होगी जब अंडर रूट के अंदर टर्म सिर्फ R स्क्वायर बचेगी, यानी कि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहां से आपको मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो सबसे पहले हमने एक रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, एसी थ्रू रेजिस्टर। इस केस में पावर, एवरेज पावर इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, जिसको आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन रूट 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन रूट 2, ई नॉट ओवर रूट 2 टाइम्स आई नॉट ओवर रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। फिर हमने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था। कैपेसिटिव सर्किट के केस में एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ साइकिल इज 0, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, और इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल इज आल्सो 0, क्योंकि इसमें भी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 90 डिग्री होता है। बट अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि फेज डिफरेंस का पावर के साथ क्या लेना देना है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर टाइम्स पावर फैक्टर। कौन कौन सी टर्म्स हो ये, ट्रू पावर इज पी एवरेज की वैल्यू जो हम निकालते हैं, एपरेंट पावर इज ई आर एम एस टाइम्स आई आर एम एस, and what is power factor, cos phi, and this phi is the phase difference between current and voltage. So अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos phi की वैल्यू cos 90 0 हो जाएगी, एंड हेंस एवरेज पावर भी 0 आएगा। बट ये पावर फैक्टर cos phi कहां से हुआ, वापस चलते हैं। ये जो आपने डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम को अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में बनाएं, तो नीचे है रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस है XL माइनस XC, तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है Z, दैट इज व्हाई दिस ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इंपीडेंस ट्रायंगल। और ये जो एंगल है फाई, ये फाई कहां से था, फेज डिफरेंस, हमने जो इफेक्टिव फेज डिफरेंस लिया वोल्टेज और करंट के बीच में। तो cos फाई, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, दिस इज R अपॉन Z। लास्टली कुछ ग्राफ्स देखते हैं। पहले VI फेजर डायग्राम देखते हैं फिर से एक बार। VI फेजर डायग्राम, एसी अक्रॉस रजिस्टर के केस में फेज सेम फेज में होते हैं, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। सेकेंड, कैपेसिटर के केस में इफ दिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज तो करंट 90 डिग्री आगे होगा, और इंडक्टर के केस में इफ दिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज तो करंट 90 डिग्री पीछे होगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी के साथ इनके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। एक्सएल होता है ओमेगा एल, है ना, फिलहाल हम एक्सी की बात कर रहे हैं, यहां पे एक्सी है और यहां पे एक्सएल है। एक्सएल में होता है ओमेगा एल, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने के साथ कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन। लास्टली एक्सी के केस में 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो
एक्सी के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस. So with this much basic knowledge, you are good to go and attempt all the MCQs. जैसे जैसे हम करते जाएंगे MCQs, keep noting down all the important formulas in your sheets and especially practice more and more questions. Let's begin with the first question. Hi students, hopefully आप अपने सारे नोट्स अपडेट कर रहे हैं. जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है वो आप अपने नोट्स में नोट करते जा रहे हैं and keep practicing. That is the key to best result. Okay. So starting with today's exercise, the first question is the metal alloy that is most suitable फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. बेटा ये टॉपिक कहां से है, कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर का है? ऑल्दो ट्रांसफॉर्मर्स वाला टॉपिक ईएमआई एसी दोनों में है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, लेकिन ईएमआई में क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर काम करता है. एसी में क्या है, एसी में इसकी आउटपुट कैलकुलेट करी थी हमने, एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी. और मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था हिस्टेरेसिस लूप. वहां पे हमने डिसाइड किया था कि कौन सा मटेरियल किस पर्टिकुलर चीज के लिए सूट करता है. सो छोटा सा रिकैप देता हूं आपको. आपने हिस्टेरेसिस कर्व जब ड्रॉ किया था तो फॉर दोज टाइप ऑफ मटेरियल जिसमें लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी होती है, दोज विल बी कॉल्ड व्हाट, सॉफ्ट आयरन टाइप ऑफ मटेरियल्स. एंड सॉफ्ट आयरन कोर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर्स एंड नंबर 2 सोलेनॉइड कोर्स. तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस. अच्छा ये तो था ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो आपको आंसर पता चल गया, सॉफ्ट आयरन कोर. बट अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता और आपको दिया जाता है कि बताओ परमानेंट मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो फॉर परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, हाई हिस्टेरेसिस लॉस. तो उसका ग्राफ हिस्टेरेसिस लूप डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, समथिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट is connected to 220 volt 50 hertz AC source. बल्ब को चाहिए, बल्ब की रेटिंग है 220 वोल्ट, हमने सप्लाई भी 220 वोल्ट किया, तो इट विल ग्लो इंटरमिटेंटली. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटर. एवरेज पावर जीरो क्यों, अब तक हम पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि cos फाई की वैल्यू, एवरेज पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS cos फाई, जिसको आप ऐसे भी बोलते हो कि एवरेज पावर और ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर टाइम्स पावर फैक्टर. पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई, cos फाई में क्या आता है, फाई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, बिकॉज प्योर कैपेसिटिव सर्किट पूछा है, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 50 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स द करंट बिकम्स जीरो इन 1 सेकेंड. अब आपको 50 हर्ट्ज का मतलब पता है, 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 50 साइकिल्स. अब जरा साइकिल समझते हो, ये हमारा एक नॉर्मल एसी ग्राफ होता है. व्हाट इज वन साइकिल? वन साइकिल इज यहां से ऊपर फिर नीचे फिर वापस ऊपर, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल. अब एक साइकिल में आप देख सकते हो जब भी ग्राफ स्टार्ट हुआ है तो वो 2 बार जीरो हुआ है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, राइट. तो 50 साइकिल्स में 100 टाइम्स जीरो पे आएगी वैल्यू, दैट मीन्स द करंट बिकम जीरो 100 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circuit, current I is given by I naught sin omega t minus pi by 2. Phase difference हमें pi by 2 दिया गया है. And E is equal to E naught sin omega t. Then the power consumption P in the circuit would be, power का फॉर्मूला याद करो, सेम फॉर्मूला ERMS IRMS cos phi. phi की वैल्यू यहाँ पे हो गई minus pi by 2, प्लस pi by 2 लेते हैं अगर वो लीड कर रहा होता तो डजंट मैटर, आप minus pi by 2 लो चाहे प्लस pi by 2 लो, cos की वैल्यू दोनों ही केस में जीरो होती है और हमारा आंसर हो जाएगा जीरो. Next question. Potential difference V and current I flowing through an inductor in an AC circuit are given by 5 cos omega t I equal to 2 sin omega t. The power dissipated in the inductor is again 0. अब देखो, आप में से जिसने नोट किया कि यहाँ पे cos दिया हुआ है और यहाँ पे sin दिया हुआ है, sin और cos के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, और cos 90 जब डालोगे फाई की वैल्यू तो आंसर जीरो आ जाएगा. ये बारीकियां मिस मत करना अपने पेपर में. देखो मैं हमेशा आप लोगों को बताते आया हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को समझो. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ हाई वोल्टेजेस. हाई वोल्टेजेस बिकॉज हाई वोल्टेज मींस लो करंट, पावर कांस्टेंट रखते हैं हम, और लो करंट के हिसाब से
एवरेज पावर लॉस की वैल्यू काफी कम हो जाती है। पावर लॉस का फॉर्मूला I²R, और ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। सो दिस इंटेल्स लेस पावर लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चोक कॉइल इज अ कॉइल हैविंग, दोस्तों चोक कॉइल का मतलब होता है एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट को चोक कॉइल कहते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस शुड हैव अ हाई इंडक्टेंस and negligibly small resistance. So this would be high inductance and negligibly small resistance. So D is the right answer. Next question, the voltage measured across the AC mains terminals is 210 volt. Then the peak variation of voltage between terminals will be, अब क्या दिया हुआ हमें, across AC mains terminal 210 volt क्या है, 210 volt is RMS value, and हमें पूछा है पीक वैल्यू यानी कि E नॉट बताना है। तो ई आर एम एस, जिसको हम वर्चुअल भी कहते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। तो √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आ जाएगा आंसर 210 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसी वोल्टेज ऑफ सोर्स 200 √2 sin 100t is connected across a circuit containing an AC ammeter and a capacitor of capacitance 1 microfarad. The reading of ammeter is, alright, हमें ammeter की रीडिंग बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an AC voltage of source E is equal to 200 √2 sin 100t is connected across a circuit containing an AC ammeter and a capacitor of capacitance 1 microfarad. So the reading of ammeter is, देखो 200 √2 sin 100t, इसको लिख लेते हैं 200 √2 sin 100t, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड, 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स। करना क्या है हमें, सबसे पहले आप XC निकालो। XC होता है 1/ωc, 1/ω की वैल्यू है 100, C की वैल्यू 10⁻⁻6। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा 10⁻⁻4 और ऊपर आ गया 10⁻⁴। यूनिट क्या होती है रिएक्टेंस की, ओम्स, रेजिस्टेंस ही होती है। ध्यान रखना एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के दो नाम है, एक रिएक्टेंस एक इम्पीडेंस। रिएक्टेंस किस किस की होती है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL इज इक्वल टू ω_L और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC इज इक्वल टू 1/ωc। इम्पीडेंस तब वर्ड यूज होता है जब कम से कम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लगे हों। जैसे कि अगर LR सर्किट है तो LR सर्किट की रिएक्टेंस नहीं होगी, इंपीडेंस होगा। CR सर्किट इंपीडेंस, LCR सर्किट इंपीडेंस, क्या होता है वो रेजिस्टेंस ही है। तो हर ऐसी टर्म का ऐसा यूनिट ओम्स होगा, दैट इज ट्रू। ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है एमीटर रीडिंग, यानी कि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। और करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, करंट IRMS इज इक्वल टू, मैं I0 क्यों नहीं निकाल रहा हूं, व्हाई आई एम गोइंग फॉर IRMS। AC एमीटर पूछा और एमीटर इज गोइंग टू कनेक्ट यू विद द इफेक्टिव वैल्यू जो उस टाइम सर्किट में फ्लो कर रही है, नॉट इंस्टेंटेनियस, नॉट पीक, इफेक्टिव वैल्यू विच इज RMS वैल्यू। सो IRMS इज ERMS divided by resistance of the circuit. अब ERMS कितना है, this is your value E0 and E0 upon √2 becomes ERMS। तो 200 √2 upon √2 200 बचेगा अपॉन XC की वैल्यू 10⁻⁴। तो 2 0 और कट गए, क्या बचा 2/100 which is 2 into 10⁻⁻2 एम्पियर्स। ऑप्शन देखते हैं, 20 मिली एम्पियर्स बन सकता है ये। इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे 10 कर दिया, तो 10 ये नीचे जाके ऊपर आएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो 20 into 10⁻⁻3 is 20 मिली एम्पियर्स एंड हेंस द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 20 मिली एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an alternating current circuit consists an inductor and a resistor in series. In this circuit, दोस्तों जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें टाइम भी कंज्यूम होगा, उसके अलावा क्या होता है कि when you have to retain a lot of information, then you kind of get confused. So make sure you get to your answer, you reach your answer before you even start reading options. ऐसा मैंने आपको पहले भी समझाया है। सो सर्किट क्या है, इसमें एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है। अब इंडक्टर और रेजिस्टर में हम वोल्टेज और करंट को मान लेते हैं कि हमारी वोल्टेज है ER और करंट I, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। सीरीज सर्किट में सेम ही होता है, बट आपको मैं कुछ दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। ये दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस इंडक्टर। नाउ इंडक्टर के केस में क्या होता है,
इंडक्टर में आईपीएल इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, वोल्टेज लीड करती है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गोइंग टू लीड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बाय फेस एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये हमें पता है। अगर वोल्टेज लीड कर रही है दैट मींस करंट लैग कर रहा है, तो करंट अक्रॉस रजिस्टर इज लैगिंग और करंट अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट, लैगिंग बिहाइंड करंट अक्रॉस रजिस्टर बाय अगेन फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो हमें इसके ऑप्शंस पहले ही समझ में आ गए क्या करना है। नाउ वी कैन रीड दी ऑप्शंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट एंड रजिस्टर लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, और करंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन रजिस्टर लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बाय एन एंगल ऑफ π/2, नहीं, इंडक्टर का वोल्टेज आगे है। डी ऑप्शन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमने अभी यही देखा था कि इंडक्टर 90 डिग्री से आगे है। वाइल द करंट इन रजिस्टर लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पीछे है तो रजिस्टर का करंट 90 डिग्री आगे होगा। वाइल करंट इन रजिस्टर लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय फेज एंगल ऑफ π/2। सो दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स डी। क्लियर है ना आपको मेथड कि पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस आर लैमिनेटेड। लैमिनेटेड क्यों? क्योंकि जो सॉलिड कोर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारा एडी करंट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। वी डोंट वांट दैट। एडी करंट को रिड्यूस करने का तरीका थिन लैमिनेटेड शीट्स, सिंपल। सो टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा is induced in electric circuit consisting of an inductance and capacitance. Then across the inductance coil current is maximum और current is minimum, voltage is maximum, voltage is zero। तो ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे हमारा सही आंसर? मैक्सिमम करंट कब होता है? जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रीच हो जाती है विच इज 1/√LC। रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम, देखो रेजोनेंस के 3 नाम याद कर लो। पहला रेजोनेंस, दूसरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तीसरा क्या, व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बिकॉज रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। सो मैक्सिमम करंट के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर R एंड इंडक्टेंस L। LR सर्किट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट, राइट इट डाउन। ER की वैल्यू है 200 एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, EL की वैल्यू 150। तो अप्लाइड वोल्टेज, यही एक फर्क होता है नॉर्मल डीसी सर्किट और एसी सर्किट में कि डीसी सर्किट में व्हाट एवर वोल्टेज इज कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल मैंने 2 रेजिस्टर लगा दिए और जितना भी वोल्टेज V दिया है सर्किट में वो डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, सिंपल अलजेब्राइक रूल। लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें, एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में टोटल वोल्टेज अंडर रूट का सम होती है, जो हमने फेजर डायग्राम के मेथड से निकाला था। तो एसी में वोल्टेज होती है E इज इक्वल टू अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर। अगर कैपेसिटर भी होता तो प्लस EC का स्क्वायर, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। EL माइनस EC का होल स्क्वायर, जैसे आप XL माइनस XC करते हो, इंपीडेंस वाला फॉर्मूला आपको याद होता है। सो इस क्वेश्चन में आंसर आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर which is 40000 plus 150 का स्क्वायर 22500। अब दिस विल बिकम 62500, तो 625 का रूट हो गया 25 और 00 का एक 0 बाहर, तो 250 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस 10 ohm and an inductance of 10√2 Henry. Okay. If an AC voltage of 120 volt and frequency 7/22 Hz is applied, the current in the circuit would be nearly, करंट पूछा हमसे, करंट हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी वॉट एवर वोल्टेज इज गिवन इन द सर्किट अपॉन जो टोटल इंपीडेंस है। इंपीडेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर से। एंड व्हाट इज XL, यहाँ पे XL इज 2π/L, ओमेगा L होता है 2 × 22/7, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7/22 और L की वैल्यू है 10√2। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट 7 कैंसिल हो गया, 22 कैंसिल हो गया, 2 × 10 20√2 XL की वैल्यू आई। अब अंडर रूट R की वैल्यू है हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 प्लस XL का स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई कर दिया 800,
तो अंडर रूट के अंदर आ गया हमारे पास 900 यानी कि 30। अब टोटल वोल्टेज हमारे को मिली थी 120, करंट क्या होगी 120 डिवाइडेड बाई हमारे Z की वैल्यू आई है 30, तो द आंसर विल बी 4 एम्पियर्स। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फैन इज इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर एक्सेलरेटर। नहीं, इलेक्ट्रिक फैन का बहुत सिंपल सा फंडा, इट्स एन इलेक्ट्रिक मोटर। देखो मोटर और जनरेटर में क्या फर्क होता है, मोटर में when you supply current across a closed loop which is placed in a magnetic field, torque applies on it, torque forces on it, जिसकी वजह से गोल गोल घूमता है। सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उस पर टॉर्क लगेगी यानी कि घूमेगा। उल्टा कर दो इसको, अगर एक नॉर्मल लूप है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, एक नॉर्मल लूप है, उसको घुमाएं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी क्योंकि चेंज फ्लक्स होगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जनरेटर। सो ईएमआई में हमने यही पढ़ा था। दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर डन। द ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करना, हाई और लो में कन्वर्ट करके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर हमें दूर तक भेजना है तो हम उसको हाई वोल्टेज कर देते हैं और भेज देते हैं, अगर हमें हाई वोल्टेज मिलती है हम उसको कम वोल्टेज करके रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि आपके फोन का जो चार्जर है, आपके फोन को जनरली 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के अराउंड चाहिए होता है चार्ज होने के लिए, लेकिन जब आप सप्लाई में कनेक्ट करते हो तो 220 वोल्ट मिल रहा है आपके घर पे, तो वो 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी एक नॉर्मल 5 वोल्ट डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर उसको 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा, फिर हम लगाते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर 5 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, तो नाउ वी हैव 5 वोल्ट डीसी। बट रेक्टिफायर के बाद वो फ्लक्चुएटेड वोल्टेज होती है, फिर हमें एक फिल्टर सर्किट लगाना होता है, फिल्टर सर्किट के बाद एक कांस्टेंट डीसी बनती है। सो ये सारे कंपोनेंट्स हमने +2 के सिलेबस में ही पढ़े हैं, एंड दिस इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power dissipated in an LCR series circuit connected to an AC source of EMF E। पावर का फॉर्मूला I²R और I की वैल्यू हो जाएगी E/Z, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा E²/Z, E/Z था ना, तो E²/Z² टाइम्स R, तो आंसर मिलेगा न्यूमरेटर में E²R आएगा, किस किस में है, C और D में ऑप्शन है, और डिनोमिनेटर में इंपीडेंस का स्क्वायर, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, रूट कट जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गई, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 V2 आर 300 वोल्ट ईच। इंडक्टर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी सेम 300 वोल्ट है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये रेजोनेंट वाला सर्किट है, तभी XL और XC की वैल्यू सेम होती है। दैट मीन्स जितना भी वोल्टेज मिलेगा वो सारा का सारा रेजिस्टर को जाएगा, और जो करंट फ्लो करेगी वो भी रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस के हिसाब से होगी। सो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 की वैल्यू क्या होगी, जो टोटल सप्लाई मिली है, क्योंकि VL और VC की वैल्यू ग्राफ के फेजर डायग्राम के हिसाब से VL और VC कहाँ होता है, VL के केस में ऊपर की तरफ और VC के केस में नीचे की तरफ, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं अगर इक्वल है तो सारा बचेगा हमारा VR। सेम चीज EL EC ER के टर्म्स में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, एमीटर रीडिंग क्या होगी, एमीटर के लिए टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू, वोल्टेज है 220, रेजिस्टेंस है 100, 220 अपॉन 100 विल बिकम 2.2, सो आवर आंसर विल बी 220, 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 2C, कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया, डबल कर दिया, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इज, वैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज नॉट ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज न्यू, न्यू का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, और जो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा था 1/√LC किसका फॉर्मूला था, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब पॉइंट क्या है, ये सेम रखना है, C को हमने डबल कर दिया तो L को हाफ करना पड़ेगा, तो आंसर वुड बी L/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an alternating current is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t, the RMS current is given by। देखो इसमें करंट के दो कंपोनेंट्स है, एक I1 वाला एक I2 वाला, और आपको बता दें कि RMS करंट का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। अगर तुम उसको, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि RMS की जगह RSM बोल दो, लाइक इट्स अ ट्रिक, तो आपको इजीली कंक्लूड हो जाएगा कि करना क्या होता है। एज आई सेड, RSM मीन्स रूट के अंदर स्क्वायर्स का मीन निकालना है, तो जो भी टर्म्स है उनके स्क्वायर्स लो, अगर 2 टर्म है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा मीन का तरीका, अगर यहाँ पे 3 टर्म है तो तीनों का
डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 टाइम है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे दो करंट कंपोनेंट्स है, एक है I1 और एक है I2, तो द बेस्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर 140, एनपी की वैल्यू 140 है, एंड सेकेंडरी आर 280, एनएस इज इक्वल टू 280। अगर हम इनको डिवाइड करें तो एनपी अपॉन एनएस की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हाउ इज नंबर ऑफ टर्न रिलेटेड टू करंट? पावर के केस में वोल्ट फिर सेम हो जाता है फॉर्मूला ई आई या ई एस आई एस, लेकिन जब आपको करंट निकालना है तो एनपी अपॉन एनएस विल बी आई एस अपॉन आईपी। करंट के केस में वैल्यूज उल्टी होती है, ध्यान रखना, बेसिक सा फॉर्मूला ये। तो करंट इन प्राइमरी दिया हुआ 4 एम्पियर्स, तो 1/2 इज इक्वल टू आईपी की वैल्यू 4 है और आई एस हमें निकालनी है, 4 ऊपर चला गया, 4/2 विल गिव यू आंसर 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phase difference between alternating current and EMF is pi/2. Which of the following cannot be the constituent of circuit? अब phase difference है अगर, तो वो रेजिस्टर में नहीं होता, ये हमें पता है। तो the answer is R alone cannot be the constituent of this circuit because रेजिस्टर में दोनों सेम फेज में होते हैं। Now, next question, voltage of an AC supply varies with time as V is equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t. Okay, so इसको लिख लेते हैं, V is equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t। अब द मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, अब मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, और उसका तरीका बहुत इजी है। 120 को मैंने 60 इंटू 2 लिख लिया, 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। अब आप रिसेम्बलेंस देख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो दिस इज 60 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा है 100 पाई, तो साइन 200 पाई टी, ये साइन 2 ओमेगा टी के हिसाब से आ गया। तो हमारे पास वी नॉट या ई नॉट कह लो, पीक वैल्यू 60 आ गई, एंड क्या चाहिए हमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 हो गई, दिस इज योर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, हमारे पास ओमेगा है 200 पाई, यहां से कैंसिल आउट करो और आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 100 हर्ट्ज और पीक वैल्यू है 60 वोल्ट, तो आंसर वुड बी 60 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी एसी सोर्स विद एमीटर्स A1 A2 A3। यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टर है, ये है A1, एक कैपेसिटर है, ये है A2, और एक सोर्स है जहां पे एमीटर लगा है A3। एट रेजोनेंस विच एमीटर रीड 0। देखो समझो इस बात को कि रेजोनेंस में क्या होता है, करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्रीज का। 180 कैसे? इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे, कैपेसिटर में 90 डिग्री आगे, टोटल फेज डिफरेंस दोनों करंट का 180 डिग्री। तो अगर आप मेन सर्किट की करंट की बात करोगे तो दैट विल बी IL माइनस IC, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड सेम हो गई तो 0। तो सिर्फ A3 जो मेन सोर्स है उसमें एमीटर में रीडिंग 0 आएगी। दिस हैपेंस ओनली एट रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of 2 microfarad is connected to a circuit of an oscillator with frequency 1/pi hertz. If the current in the circuit is 2 milliamperes, the voltage across capacitor, ठीक है, वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर का, विच इज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? IR। तो करंट टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी होती है कैपेसिटर की? XC। सो I इंटू XC की जगह 1/2 पाई न्यू C। अब सारी वैल्यूज पुट करके देखो यहाँ पे, I 2 मिली एम्पियर्स, 2 इंटू 10⁻³ ओवर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 1/पाई, 1/पाई, ये कट जाएगा। C की वैल्यू है हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड्स, 2 इंटू 10⁻⁶। तो क्या बना? कैंसिल आउट करके देखो, पाई से पाई कट गया, एक 2 से 2 कट गया, ऊपर है 10⁻⁻3, नीचे है 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा, आपके पास बचेगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये वाला 2 बचा है। तो 3 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 500 एंड हेंस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं। अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज 200 वोल्ट गिव्स अ पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हिच इज इन फेज विद वोल्टेज। ये जो पोर्शन है इन फेज विद वोल्टेज का मतलब क्लियर हो गया कि X हैज टू बी रेजिस्टर। देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही है,
इस क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं जब आपको एक्स और वाई एलिमेंट्स पूछा जाए कि बताओ एक्स कौन सा वाई कौन सा है, वो हम फेज डिफरेंस देख के बताएंगे। तो एक्स की वैल्यू, एक्स इज ए रजिस्टर, हमें क्लियर हो गया, दिस इज रजिस्टर, इसको कहीं लिख लेते हैं आर। अब अ सेकंड सर्किट एलिमेंट वाई व्हेन कनेक्टेड टू सेम एसी सप्लाई, सेम एसी सप्लाई मतलब उसको भी 200 वोल्ट्स मिली है, also gives the same value of peak current but the current lags behind by 90 degree। current lags behind मतलब कि voltage will lead, voltage lead होता है IPL, inductor potential leads, तो voltage that is y equal to inductor। तो हमें दूसरा पता चल गया कि करंट एलिमेंट y इंडक्टर है, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब if the series combination of x and y is connected to same supply what will be the value of RMS current। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। देखो हमारे पास एक LR सर्किट है, एक L है और एक R है, तो हमें इसका Z निकालने के लिए XL अलग निकालनी है और R अलग निकालना है। R कैसे निकलेगा, 200 अपॉन 5 एम्पियर्स, वोल्टेज अपॉन करंट 200 ओवर 5 विच इज 40, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम्स आ गई। और XL कितना निकलेगा, XL की वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि सेम वोल्टेज पे सेम करंट आ रहा है, तो वो भी 40 ओम्स आएगी। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, क्या बना 40 रूट 2। Z की वैल्यू तो 40 रूट 2 आ गई। अब क्या निकालना है हमें, RMS करंट। तो I हमें पीक वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट्स, पीक वैल्यू अगर 200 वोल्ट है तो हमारा करंट भी आई नॉट की वैल्यू निकलेगी, ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट है 40 रूट 2 अपॉन ई नॉट है 200 और z की वैल्यू है 40 रूट 2, तो 200 अपॉन 40 रूट 2 बिकम्स 5 अपॉन रूट 2। ये क्या वैल्यू आई है, ये आई नॉट की वैल्यू आई है। और अगर आप आरएमएस निकालोगे तो आई नॉट अपॉन रूट 2 करोगे, तो 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 क्या हो गया 5/2, एंड 5/2 इज 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the voltage and current in an AC circuit are given by 5 sin 100 pi t minus pi by 6, 4 sin 100 pi t plus pi by 6। then we can conclude, अब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, ये माइनस पाई बाय 6 है, ये प्लस पाई बाय 6 है, टोटल फेज डिफरेंस पाई बाय 6 माइनस माइनस पाई बाय 6 क्या बना पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 होता है 180/3 यानी कि 60 डिग्री, और करंट प्लस में है तो करंट लीड कर रही है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric current in a circuit is given by I is equal to I naught T upon T for some time. The RMS value of current for the period T equal to 0 to capital T। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आई डाउट कि एनसीईआरटी लेवल पे आएगा, बट अगर आ गया तो आप क्या करोगे, समझाता हूं। I is equal to I naught T upon T दिया हुआ आपको। IRMS का फॉर्मूला याद कर लो अभी, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसमें लिमिट्स क्या लगेगी, जो भी क्वेश्चन में पूछी गई, दैट इज 0 से t तक। अब i की वैल्यू हमने पुट कर दी I नॉट t बाई कैपिटल T, ये इसमें पुट कर दी। तो पहला टर्म मिला हमें 0 से t तक I नॉट स्क्वायर t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 0 से t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से कैपिटल T तक, ये नीचे कैपिटल T आ जाएगा। तो क्या क्या हुआ, ऊपर से आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये टर्म हमारी यूज हो गई, टी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और नीचे भी कैपिटल टी है तो नीचे हो गया टी क्यूब। व्हाट एल्स, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी 0 से टी तक, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 0 से टी तक। तो जब आप 0 से टी तक करोगे तो दिस विल बी टी क्यूब बाई 3। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसी में, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इंटू टी क्यूब बाय 3, तो टी क्यूब कट गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 3 बचा। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3, दैट मीन्स आई आर एम एस विल बिकम, दोनों साइड रूट ले लिया, विल गेट आई नॉट ओवर रूट 3। सो द आंसर वुड बी आई नॉट ओवर रूट 3, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an LC oscillator the frequency of oscillator is dash of LNC, directly proportional, proportional to square of, inversely proportional, independent of। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कहीं पे भी, न्यू वाली टर्म नहीं है, दैट मींस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An LC oscillator cannot be used to produce high frequency, audio frequency, very high frequency, very low frequency. लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का? देखो एलसी ऑसिलेटर में आपको पता है कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं बहुत रैपिडली, राइट? जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है, थोड़ी देर बाद दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द कॉइल, एंड उसके थोड़ी देर बाद दैट मैग्नेटिक एनर्जी चार्जेस द कैपेसिटर इन अपोजिट पोलैरिटी, और वो सारी मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्दो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जिसको हम डैम्पिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और हमें एक डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलती है ना? बट अदरवाइज ये काफी फास्ट प्रोसेस है। नाउ ये जो प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, ये फास्ट प्रोसेस है, दैट मींस दिस फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी लेस। लो फ्रीक्वेंसी तो ले ही नहीं सकते, सो द आंसर कुड बी वेरी लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an LC oscillator, if the value of L is increased 4 times, the frequency of its oscillations, easy question, frequency का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 pi under root LC। अब L की वैल्यू आपने 4L कर दिया तो नीचे 4 रूट से बाहर आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा? 2 pi एज इट इज। L की जगह 4L किया तो एक 2 बाहर आ गया और अंदर बचा LC, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी बाय 2 बन गई, तो दिस डिक्रीजेस 2 टाइम्स। नेक्स्ट वन, in an ideal parallel LC circuit, the capacitor is charged by connecting it to a DC source। पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, which is then disconnected। ठीक है, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हम LC oscillations को देखते हैं कि LC oscillations are happening। The current in the circuit oscillates instantly because as soon as capacitor which is charged is connected to an inductor, what will happen? The capacitor will discharge itself बाय इंडक्टर। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद सारा का सारा चार्ज विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द कॉइल। अब जैसे ही सर्किट टूटता है, जैसे कैपेसिटर का चार्ज खत्म होता है, वैसे ही सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंडक्टर अपनी तरफ से करंट फ्लो करवाएगा जो कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर देगा, मेकिंग इट लुक लाइक कि मैग्नेटिक एनर्जी इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द मोमेंट वी डू दिस, ये सारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एंड दैट इज व्हाई द करंट ऑसिलेट्स instantaneously। Next question, to reduce the resonant frequency in an LCR circuit with a generator, LCR circuit की resonant frequency decrease करनी है। frequency का फॉर्मूला 1/2 pi under root LC। अब डिक्रीज करनी है तो क्या कर सकते हैं हम? L या C में से किसी भी वैल्यू बढ़ा दो। अब L या C बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C देखो, ऑप्शन बी देखो, another capacitor should be added in parallel to the first। जब हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है और इसलिए सी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। वेरी वैलिड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज। ओके, सो दोस्तों ये सारा सर्किट एक सीरीज सर्किट है, so सारे कंपोनेंट जो है इसमें सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में दो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C/2। और इंडक्टर कैसे ऐड होते हैं? रजिस्टर की तरह ऐड होते हैं इंडक्टर, इंडक्टर बिकम्स 2L। तो फॉर्मूला जो है हमारा 1/2 pi under root L/C रूट LC। L की जगह हमने डाल दिया 2L, C की जगह डाल दिया C/2, 2 से 2 कट गया, हमें मिला 1/2 pi under root LC। सो A is the right answer। Next question, in an AC circuit of EMF and current given by E0 sin omega t, I0 sin omega t minus phi, the average power in the circuit in one cycle। एवरेज पावर ऑफ सर्किट इन वन साइकिल का फॉर्मूला आपने पता हुआ है, आपको पता है, विच इज ERMS IRMS cos phi और 1/2 E0 I0 cos phi। So 1/2 E0 I0 cos phi will be the right answer, fourth। Next one, an AC voltage is connected to two circuits as shown in figure। Okay, एक बार LCR सर्किट सीरीज में और एक बार R के साथ L और C पैरेलल में। द करेंट थ्रू रेजिस्टेंस R, दोनों ही केस में डायग्राम 1 एंड 2 में रेजोनेंस पे, तो दोनों ही सर्किट रेजोनेंस सर्किट है और 1 और 2 में हमें करंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो, पहला LCR सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती है, तो टोटल सर्किट सिर्फ रेजिस्टिवली रेजिस्टेंस का कहलाता है, दैट इज व्हाई इसको हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। सो टोटल वोल्टेज अगर E है और रेजिस्टेंस R है तो करंट विल बी E/R। दिस मेक सेंस। सेकेंड केस में L और C सर्किट में भी आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब रेजोनेंस होता है LC पैरेलल सर्किट में तो क्या होता है? करंट ऑफ इंडक्टर एंड करंट ऑफ कैपेसिटर्स दे कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर इन अपोजिट फेज, टोटली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिसके वजह से
What is the main current in the circuit? Nil. That is why the answer should be V by R and 0 ampere. Next one. The resonant frequency omega R of a series LCR circuit with L की वैल्यू दी है या C की वैल्यू दी है? R क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√LC. वैल्यूज पुट कर दो. L की जगह 2, C की जगह 32 इंटू 10⁻⁻6. ये सारा रूट के अंदर है, तो 32 इंटू 2 64. 64 का रूट बाहर आ जाएगा 8. 10⁻⁻6 का क्या आ जाएगा बाहर? 10⁻3. तो 10⁻3 ऊपर गया 1000 डिवाइडेड बाई 8. दिस इज 500/4. 500/4 और काटो 500/4 को 250/2. 250/2 is 125 radians per second. Next question. A circuit element X when connected to an AC supply gives a current which is in phase with voltage. थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, जब in phase है with voltage तो X has to be क्या? It has to be resistor. Second, circuit element Y when connected to same AC supply also gives same value of peak current but the current lags behind by 90 degree. करंट पीछे किस में होता है? जिसमें वोल्टेज आ गया है, और वोल्टेज किस में आगे होता है? इंडक्टर में. तो Y की वैल्यू हमें पता चल गई कि Y is now इंडक्टर. तो X and Y are X is resistor and Y is इंडक्टर. जल्दबाजी में ये ऑप्शन मत क्लिक कर देना कि इंडक्टर और रेजिस्टर आपको समझ में आ गया तो डाल दिया. ध्यान रखना कि पहले क्या पूछा बाद में क्या पूछा. नेक्स्ट वन, सेम सिमिलर क्वेश्चन है. अ सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply gives a current which is in 90 degree lead with voltage. 90 डिग्री आगे किस में होता है? कैपेसिटर में. ठीक है, तो X की वैल्यू हो गई कैपेसिटर की. एंड व्हेन Y के लिए when connected to same AC supply also gives same value of peak current in same phase. सेम फेज मींस रेजिस्टर. तो Y की वैल्यू हमें पता चल गई रेजिस्टर. तो पहला है कैपेसिटर, दूसरा है रेजिस्टर एंड दैट विल बी योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, बात ये है कि प्रैक्टिस तो हमने आपको बहुत सारी करवा दी. अब आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपने जितने भी फॉर्मुलेस पढ़े, जितने भी नए कंसेप्ट सीखे, जितनी बातें टीचर्स ने, नॉट जस्ट इन फिजिक्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स, जितनी भी बातें टीचर्स ने आपको समझाई है, make sure you keep writing down that or adding it up in your already existing notes, and then a day before or 2 days before your exam just revise all the concepts and that will make you feel like कि आपको सब आता है and confidence level super boost हो जाएगा. So with this we conclude our syllabus and we are going to meet again very soon. All the best for exams. Thank you.